Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करा रही हूँ और अभी तक आप काफ़ी सारा मटेरियल दे चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो प्लेलिस्ट है जिसमें आपको एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अलावा एक क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक ऑल ओवर जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमारा सारा मटेरियल वो भी मिल जाएगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आपको क्या चाहिए आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लासेस में मैंने 100 प्लस क्वेश्चंस करा चुकी थी। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो प्लेलिस्ट है, 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर चैप्टर वाइज जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, इसके अलावा एक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर PYQ और MCQs नाम की एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारी जगह से मिला के एक PDF बनाई है। ये मैंने खुद टाइप करे हैं और ये मैंने ऐसा नहीं है अपने मन से क्वेश्चंस ले लिए हैं, बहुत सारी जगह से मटेरियल। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम्स बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, आपको पता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं या फिर किसी और स्टेट में पूछे जा चुके हैं या उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैंने मिक्स करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। आप देख सकते हैं इसमें सारे क्वेश्चंस जो आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो सिलेबस दिया उसके रिगार्डिंग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने सारे सीरीज में लिए हैं। लास्ट 100 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर वाइज मटेरियल जो कि हमारे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है जो वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको पढ़ाई करनी है सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज, तो वो भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और बाकी जो भी टॉपिक रह गए वो भी हम अपकमिंग क्लासेस में कर लेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपका जो सिलेबस है चैप्टर वाइज वो सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगी, आई एम अश्योर। और आप लोग इसको फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो कुछ और लोगों को भी हो सके। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम। लास्ट क्लास में मैंने एल्गोरिथम के बारे में बताया था। भाई एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम जो प्रोग्राम का प्रोसीजर वे है वो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने कोई भी प्रोग्राम का प्रोसीजर वे लिखा है अपनी लैंग्वेज में तो उसको मैं एल्गोरिथम बोलती हूँ। दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट। अब मिस्टेक एक एल्गोरिथम में मिस्टेक है जो कि इनकरेक्ट रिजल्ट को जनरेट करती है या फिर रिजल्ट या फिर हम आउटपुट बोल सकते हैं। तो अगर किसी एल्गोरिथम के बिहाफ पर कोई हमारा एल्गोरिथम ही मिस्टेक है, एल्गोरिथम के रिजल्ट में मिस्टेक है, तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि जब हमारा आउटपुट गलत आए या रिजल्ट इनकरेक्ट आए तो ऐसी एरर को क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपसे प्रोग्राम भी बोला जाता, अगर आपसे बोला जाता है कि प्रोग्राम में इनकरेक्ट रिजल्ट जनरेट हो जाए, आउटपुट इनकरेक्ट आ जाए, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? ऐसी एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। देखो याद रखना, लॉजिकल एरर क्या होती है? जब हमारा आउटपुट अनएक्सपेक्टेड है, यानी हम कुछ चाहते हैं और वो ना बने। एग्जाम्पल के तौर पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देते हैं कि भाई एल्गोरिथम मैंने लिखी, चाय बनाई, चाय में पानी डाला, दूध डाला और चीनी डाली, उसके बाद चाय पत्ती डाली, मतलब ये सारे एक एग्जाम्पल किससे समझिए आप? रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो भाई चाय बना ली, अब चाय की जगह सपोज कुछ और बन गया तो इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो इनकरेक्ट रिजल्ट मतलब मुझे बनाना कुछ और था, बन कुछ गया, मैं चाहती थी 2 नंबर का सम करना और वो सपोज कुछ और हो गया। तो वो जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या इनकरेक्ट रिजल्ट उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, डिफेक्ट्स, बग्स। भाई देखो कंप्यूटर में जो एरर आती है, एरर यानी कुछ गलतियां, तो उसको हम एरर भी बोलते हैं, डिफेक्ट भी बोलते हैं, बग भी बोलते हैं इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ऐसी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यानी प्रोग्राम्स हैं उसमें जो एरर आ जाए या कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई बग आ जाए, इस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, इस जो फाइंडिंग, इसको बग को फाइंड करना या डिफेक्ट को फाइंड करना कहते हैं ना डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम या बग ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? जो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर की एरर्स को या फिर डिफेक्ट्स को, कहने का मतलब है गलतियों को फाइंड करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी एरर्स को, गलतियों को, डिफेक्ट्स को या बग को फाइंड करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
तो इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट करना। बेसिकली हम टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में एरर्स को, बग्स को, डिफेक्ट्स को, गलतियों को फाइंड कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये टेस्ट ही तो कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को टेस्ट ही तो कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में क्या एरर्स हैं, क्या बग्स हैं। बेसिकली एरर, बग, डिफेक्ट्स ऑल आर सेम, इसके नाम अलग अलग हैं। आपको पेपर में एरर्स के नाम से भी पूछ ले, डिफेक्ट के नाम से भी पूछ ले, या बग के नाम से भी पूछ ले, ऑल आर सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। भाई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे रिलेटेड टू अ मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करे और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे और मैनेज करे हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली आप कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? तो बेसिकली आप ये याद रखो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराता है। हमारा एक्सेल एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा रहा है, एक्सेल इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल, तो एक्सेल में हम एक्सेल शीट अपने अकाउंटेंट वगैरह ये करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक और समझो, व्हाट्सएप से हम लोग चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का एक पर्टिकुलर टास्क है ना, कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा रहा है और हमारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है, हमारे सिस्टम से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करती हूँ तो MS पावरपॉइंट इज द सॉफ्टवेयर जो हमारी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या PPTs बनाने में मदद करता है। अब आप कहें MS पावरपॉइंट कॉलिंग करा दे, तो क्या MS पावरपॉइंट कॉलिंग करा सकता है? क्या MS पावरपॉइंट चैटिंग करा सकता है? नहीं। तो बेसिकली यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, यानी हम वीडियोस को देख ही तो रहे हैं या वीडियोस को अपलोड करें। कुल मिला के काम तो वीडियोस का ही हो रहा है ना। तो यूट्यूब से अगर आप कहें कि मुझे कॉल करा दे, तो करा सकता है? नहीं। या यूट्यूब से आप कहें मुझे एक शीट बना के दे दे, एक्सेल शीट बना दे, तो क्या वो बना सकता है? नहीं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने में यूज किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलती हूँ। इज इट ओके? और ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में एक वर्क करते विदाउट, हम अगर बोला जाए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम जिसकी वजह से चल रहा है, जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7, विंडो 9, विंडो 11, उसके अलावा एंड्रॉइड, यूनिक्स, लिनक्स। अगर मैं अपने सिस्टम में से, सपोज मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में विंडो 11 है और मैं विंडो 11 को रिमूव कर दूं, तो क्या मेरा सिस्टम वर्क करेगा? नहीं। या मेरे मोबाइल में सपोज एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर मैं एंड्रॉइड को रिमूव कर दूं, तो क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम की सोल होते हैं, सिस्टम की मेन पार्ट होते हैं, सिस्टम की सोल होते हैं, जिसके रिमूव करने पर हमारा सिस्टम इज लाइक अ डेड बॉडी। तो ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने में यूज होता है, पर्टिकुलर टास्क लाइक MS ऑफिस, MS एक्सेल, और उसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दीज ऑल आर बेसिकली अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने में मदद करते हैं और हमारे सिस्टम को के रिसोर्सेज को कब मैनेज करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो इससे क्या, देखो हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम क्वेश्चंस में भी इन चीजों को इन डिटेल रिवाइज कर पा रहे हैं। तो हमारी क्या है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, हमको ये भी समझ में आ रहा है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ कंप्यूटर वायरस दैट अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू प्रिवेंट द डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर वायरस जो कि हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है और प्रिवेंट करता है डिटेक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वायरस जो हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी अटैक कर सकता है, हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक कर सकता है, तो उसके प्रिवेंट के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? तो ऐसा कंप्यूटर वायरस, जो ऐसा वायरस बेसिकली जो हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी अटैक कर देता है टू प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ द वायरस कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप इसको सिंपल सी भाषा में ये समझो, देखो कंप्यूटर का ऐसा वायरस जो कि एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है, सीधी सी बात। अब ये
अब ये एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में बोल रहा है कि एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वायरस आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीवायरस जैसे आपने क्यूखेल और ये सारे एंटीवायरस सुने होंगे, ये एंटीवायरस करता क्या है, जो भी हमारे सिस्टम में एक्स्ट्रा कोई भी वायरस आता है या कहीं से कोई अटैक होने की कोशिश होती है तो उसको प्रिवेंट करता है और उसको डिटेक्ट करता है। तो दीज ऑल आर एंटीवायरस। अब एंटीवायरस के ऊपर भी जो वायरस अटैक करता है तो उस वायरस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेट्रोवायरस इज अ वायरस जो कि एंटीवायरस पर भी अटैक कर सकता है, तो उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। जो सिस्टम यूटिलिटी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। देखो सिस्टम यूटिलिटीज क्या करते हैं, हमारी जो सिस्टम होती है उसका बैकअप लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं। तो यहाँ पर डेटा रिकवरी, सिस्टम यूटिलिटीज जो होते हैं डेटा को रिकवरी करते हैं, बैकअप करते हैं, वायरस प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये सारे ही फीचर जो है हमारी सिस्टम यूटिलिटीज के हैं। सिस्टम यूटिलिटीज मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे डेटा को रिकवरी कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, वायरस प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है which type of utility is used to update all device drivers at the same time। सिस्टम की मतलब विच टाइप, कौन सी सिस्टम यूटिलिटी जो होती है, यानी ये सिस्टम यूटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे डेटा को रिकवरी करने में, बैकअप करने में, वायरस प्रोटेक्शन करने में, अपडेट करने में काम करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है किस टाइप का जो सिस्टम यूटिलिटी है वो हमारे और जितने भी ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर के ड्राइवर, तो उसको अपडेट करने में, एक बार में जो अपडेट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो कौन सा ड्राइवर हमारा एक बार में सारे सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर को अपडेट कर देता है एक बार में, तो होता है विंडोज अपडेट। देखो आपने देखा होगा कभी कभी आप अपना लैपटॉप या सिस्टम चला रहे हो और उसमें बहुत सारे अपडेट्स आ जाते हैं, तो ये सारे अपडेट्स एक बार में जो आते हैं वो आते हैं विंडोज अपडेट की वजह से। किसकी वजह से, विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट एक टाइप की यूटिलिटी है, मतलब एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूटिलिटी होती है वो हमारे एक बार में जितने भी ड्राइवर होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ड्राइवर इन द सेंस कि जैसे कि आपने अभी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो जो डाउनलोड आपने नया सॉफ्टवेयर किया है उसका एक ड्राइवर ही तो होता है, ड्राइवर ही तो डाउनलोड करते हो बेसिकली आप। तो जो ड्राइवर्स होते हैं, सारे ड्राइवर्स जब एक बार में अपडेट होते हैं तो वो होते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंडोज अपडेट की वजह से। ये एक टाइप है विंडोज अपडेट का। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। विच विंडोज यूटिलिटी, अब इसमें विंडो की एक यूटिलिटी बोल रहा है, विच विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम लोकेट्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी fragments of data and rearrangement of files, unused disk space and optimize operation। यानी हमारे विंडोज में बहुत सारे सपोज स्पेस है, टीवीज में, जीबीज में बहुत सारा स्पेस है। अब हमने सपोज कोई भी एक फाइल डिलीट कर दी यहाँ से, अब विंडोज के पास हमारे पास सपोज 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे पास स्टोरेज है, और हमने सपोज ये 2 नंबर वाला डिलीट कर दिया। अब जो विंडोज हमारा दिखाएगा वो ये दिखाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर रिमूव है स्टिल ये, लेकिन ये ब्लॉक आगे शिफ्ट नहीं कर रहा, इसको ये इधर शिफ्ट करना चाहिए और ये 5 नंबर वाला स्टोरेज खाली करना चाहिए, लेकिन इसने शिफ्ट नहीं किया। तो ये आगे शिफ्ट करना, इस वाले विंडोज को अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर फिर 3 4 5 और एक स्पेस इधर खाली, क्योंकि हम 2 नंबर वाला तो डिलीट कर चुके हैं ना। ऐसे ये एक तरह से रैक समझ लो कि मैंने 2 नंबर वाले को डिलीट कर दिया, तो विंडोज ने 1 3 4 5 लिख दी, आगे शिफ्ट करा और इस वाले जो लास्ट वाला ब्लॉक था उसको खाली कर दिया। तो ये सारा जो काम है, लोकेट करना, एलिमिनेट करना, डेटा को रीअरेंज करना, शफल करना और अनयूज डेटा को ऑप्टिमाइज करना, मतलब अब जो हमने ये डेटा यहाँ से रिमूव किया था इसको शिफ्ट कर दिया इधर से, हम इधर और कुछ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा जो काम होता है, ये सारा काम हमारा करता है, कौन करता है ये सारा काम, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ये जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, जैसे हमारी जो कंप्यूटर में या मोबाइल में या सिस्टम में डिस्क होती है, तो ये काम करता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, हमारे एलिमिनेट करता है चीजों को, जो भी हमने अनयूज डेटा है उसको रीअरेंज कर रहा है, स्पेस को शिफ्ट करा रहा है, स्पेस को, खाली वाले स्पेस को आगे शिफ्ट करा रहा है, मेमोरी को जगह दे रहा है आगे यूज करने के लिए, ये काम करता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। इज इट ओके? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक।
तो क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है विच बैकअप ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स अ कॉपी ऑफ एंटायर प्रोग्राम डेटा सिस्टम फाइल्स। बोल रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो बैकअप है, पूरे सिस्टम की कॉपी लेना, प्रोग्राम की सिस्टम फाइल्स को बैकअप देना, ये सारा जो काम है ये कौन करता है? तो ये सारा जो काम है वो करता है फुल। क्या करता है? फुल। कौन सा बैकअप? बेसिकली जो बैकअप होते हैं वो होते हैं फुल बैकअप, हाफ बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, ये बैकअप के टाइप होते हैं। अब ये जो फुल बैकअप होता है उसकी वजह से अगर एंटायर लिखा है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एंटायर लिखा है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है कि पूरे सिस्टम का बैकअप लेना, डेटा लेना या सिस्टम फाइल्स को, पूरे सिस्टम फाइल्स को कॉपी करना, तो ये फुल बैकअप का काम है। विच बैकअप पूछ रहा है? फुल बैकअप। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज स्कैन्स एंटायर हार्ड ड्राइव, इरेज डिलीट अननेसेसरी फाइल, टेम्परेरी फाइल्स। अब ये देखो वापस से वही कहने की कोशिश कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटी स्कैन, ये स्कैन करना हमारे एंटायर हार्ड ड्राइव को। अब यहाँ पर हार्ड ड्राइव की बात, तो अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे विंडोज की बात हो रही है, पूरी विंडोज की, तो विंडोज की बात होती है तो डेटा डीफ्रेगमेंटेशन, और जब हार्ड ड्राइव की बात होती है इरेज डिलीट अननेसेसरी फाइल, टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज डाउनलोड। मतलब हमने जो विंडोज में अननेसेसरी फाइल्स को इंटरनेट पे डाउनलोड कर रखा है, कुकीज कर रखा है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिलीट करना, हमारी टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना, ये काम होता है हमारा डिस्क क्लीनअप का। किसका होता है? डिस्क क्लीनअप का। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे आपने सुना होगा हमारी कैश डेटा होती है, तो कैश डेटा हमारे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमूव करना, इंटरनेट में जो हमने चीजें सर्च कर रखी है उनको एक टाइम पीरियड के बाद रिमूव करना, स्पेस को खाली करना, ये सारा काम करता है डिस्क क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब है कि कौन सा इसमें यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये हमारी जो मतलब डिस्क स्पेस को इंक्रीज करना, अमाउंट को इंक्रीज करना, उसके साइज को रिमूव करना, बेसिकली जैसा भी मैंने बताया था कि हमारी स्पेस को खाली करना, इसको रिमूव करना, ये सारा काम कौन करता है हमारा? ये सारा काम हमारा करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। जब पूरे की बात की जा रही है, पूरे यूटिलिटी सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? डीफ्रेगमेंटेशन। लेकिन इसको कंप्रेस करना, इसको कंप्रेस करना, जैसे 1 2 3 4 5 है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मेरी डिस्क इतनी छोटी हो गई 1 3 4 5, इसको यहाँ पे कंप्रेस कर देना, डिस्क को कंप्रेस कर देना, साइज को छोटा कर देना, डिस्क स्पेस के साइज को छोटा कर देना, फाइल के साइज को रिड्यूस कर देना, ये काम होता है जब देखो कॉमन सी बात बताओ, जब फाइल के साइज को रिड्यूस की बात हो रही है, अमाउंट जो डिस्क का अमाउंट है उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है, तो रिड्यूस, इंक्रीज, ये सारा काम हमारा करता कौन है? तो आप याद रखना कंप्रेशन। जब हम कंप्रेस करते हैं, रिड्यूस कहते हैं ना किसी चीज को कंप्रेस करना, तो ऐसे ही हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी जो फाइल्स हैं उसको रिड्यूस करता है, हमारी डिस्क के स्पेस को इंक्रीज करता है, तो ये सब कंप्रेशन करता है, फाइल कंप्रेस करना एक तरह से, तो कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि CTC क्या होता है? तो CTC क्या होता है? CTC होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTC क्या होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम, एक ऑनलाइन चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। बेसिकली जब हम चेक क्लियर, जब RBI के हिसाब से, ये एक RBI टर्म है बैंक का, पर कंप्यूटर में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक टर्म है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसका मतलब होता है RBI के जब हमें चेक को क्यूकर क्लियरेंस देना है, मतलब कोई भी चेक दिया वो हमें क्यूकर तुरंत की तुरंत अगर हमें क्लियर कराना है, चेक तुरंत क्लियरेंस कराना है, तो उसका एक सिस्टम है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बस आप इतना याद रखो। अगला, इसमें प्लास्टिक मनी से रिलेटेड कोई भी नहीं है, मतलब इसमें से ऑप्शन ये जो दिए हुए हैं इसमें नॉट रिफर्ड अ प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी इनमें से कौन सी नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो हमारे बैंकिंग टर्म है, ये बेसिकली नॉट बैंकिंग टर्म, बैंकिंग टर्म आल्सो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक टर्म। ठीक है, तो देखो क्रेडिट कार्ड हमारा मशीन में प्लास्टिक मनी है,
ऑनलाइन हम मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड हम ऑनलाइन प्लास्टिक मनी के रूप में यूज करते हैं। डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बट 1 रुपी का नोट जो प्लास्टिक मनी है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोस की स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट। बायोस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है रिलेटेड टू अ कंप्यूटर व्हाट इज वेटवेयर। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट इज वेटवेयर। तो बेसिकली वेटवेयर का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन से। तो कंप्यूटर की भाषा में एक टर्म आ जाता है वेटवेयर। इसका बस नाम याद रख लो कि वेटवेयर क्या होता है, जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115। देखो कुछ क्वेश्चन हमें बस डायरेक्ट याद करने होते हैं, वो बस एक टर्म में पूछा जाता है कि वेटवेयर है, इसका अर्थ क्या है? ह्यूमन ब्रेन। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से ह्यूमन ब्रेन का मतलब क्या है, कुछ टर्म नाम दे देगा, वेटवेयर, मैनवेयर, इस तरीके से। तो वो आपसे टिक लगवाने के लिए बोलेगा बस। तो आप याद रखना वेटवेयर ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसेस आर नोन एज। तो जो हमारे कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं, तो ऐसे सिस्टम प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम बोलते हैं डीमॉन्स, डायमॉन्स। इसको सही से प्रोनाउंस कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट डायमॉन्स। डायमॉस एक कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसेस होती हैं। तो डायमॉस क्या होता है? डायमॉस एक अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि हमारा ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रोसेसेस कंप्यूटर में जो कंटिन्यूअसली डायरेक्टली वर्क करती रहती है, रन करती रहती है, तो उसको हम डायमॉस उस टर्म को बोलते हैं। अब C++ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बात है, C++, C ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी मैक्सिमम हम कितना उसे जूम कर सकते हैं? तो उसको हम जूम कर सकते हैं 400% मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है? व्हाट इज ट्रिगर यूज्ड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में हम क्या ट्रिगर यूज करते हैं? टू स्टार्ट स्लाइड शो? नहीं। टू एंड द स्लाइड शो? नहीं। इनिशिएट अ सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन, मतलब सबसे पहले हम जैसे ट्रिगर लगाते हैं ना कि स्लाइड वाइड स्लाइड, तो सबसे पहले इनिशिएट अ सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन, सबसे पहले हम एनिमेशन का सीक्वेंस करते हैं, उसके बाद बाय क्लिकिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, उस पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिगर यूज इन MS। ट्रिगर जो होता है वो MS पावर पॉइंट में हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज ट्रिगर? तो इन्हीं सबसे पहले जो हमारे एनिमेशंस होते हैं उसको हम सीक्वेंस के लिए, मतलब हम पहले सीक्वेंस लगाते हैं, क्लिक करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फोल्डर इन Gmail विल कंटेन द ईमेल विच आर कंपोज बट नॉट द सेंड। देखो हमारे ऐसा फोल्डर हमारे Gmail अकाउंट में जो कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बन जाता है जो हमने ईमेल तो किया पर वो सेंड नहीं हो पाया। तो ऐसा जो फोल्डर होता है हमारे Gmail अकाउंट में, आप देखना कभी भी आप किसी को मेल करेंगे, सपोज वो सेंड नहीं हुआ, तो वो जो ईमेल का एक फोल्डर में सेव हो जाता है, वो जो फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्स। तो ड्राफ्ट्स में हमारे वो सारे मेल सेव हो जाते हैं जो कि सेंड नहीं हुए किसी भी रीजन की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट। जो ईमेल में हम फाइल अटैच करते हैं उसका जो मैक्सिमम साइज होता है वो मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 25 MB। कितना हो सकता है? 25 MB। हम लोग Gmail में अपने ईमेल अकाउंट में 25 MB से ज्यादा की फाइल को अटैच नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम साइज होना चाहिए 25 MB। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। नॉट गेट इज अ इम्प्लीमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो गेट्स पढ़ते हैं हम, अभी हम पढ़ेंगे भी एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब बस आपको अब सिंपल से याद रखना है। नॉट गेट का मतलब होता है कि अगर कहीं भी आपकी वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। बस अभी आप इतना याद करो, जब हम गेट वाले चैनल पढ़ेंगे तो गेट वाले टॉपिक पर जाएंगे तब मैं आपको इन डिटेल सारे गेट्स के बारे में बताऊंगी। बस अभी आप ये रखो गेट क्या होते हैं। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट का यूज करते हैं, और नॉट गेट का मतलब होता है इसका अपोजिट, मतलब 0 है तो 1 हो जाए वैल्यू, 1 है तो 0 हो जाए, ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, इस तरीके से इसका सिंबल इस तरीके से होता है। और नॉट गेट जो इंप्लीमेंट होता है वो सिंगल ट्रांजिस्टर में किया जाता है। सिंगल का मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी सिंगल ही होती है, या तो 0 होगी
तो वो 1 हो जाएगी, या वो 1 होगी तो वो 0 हो जाएगी, या वो ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी। मतलब सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है। सपोज यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 1 तो मेरा आउटपुट आ गया 0, तो सिंगल वैल्यू पर ही तो वर्क कर रहा है हमारा, तो सिंगल ट्रांजिस्टर। तो हम नॉट गेट जो होता है इंप्लीमेंट होता है सिंगल ट्रांजिस्टर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? कुछ क्वेश्चन बस मैंने बोला डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो ब्लूटूथ का आविष्कार किया वो डॉक्टर हार्टसेन ने किया। किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हार्टसेन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड वाइड वेब की, WWW की फर्स्ट इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी वो ऑर्गेनाइज कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी पूछा जा सकता है। कुछ डायरेक्ट बेसिस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना कि फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब WWW की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1994 में जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे 1994 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। डॉस इज, जो डॉस है, डॉस की सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहा है। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। अगला बोल रहा है एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजर। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर का एग्जांपल क्या होता है? डेटाबेस क्या करता है? जो हमारी जो फाइल्स होती हैं, हमारे फोल्डर्स होते हैं, हमारी जो सिस्टम होता है, जो भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में लेके आना, वो डेटाबेस मैनेजर का काम होता है। तो डेटाबेस क्या है? एग्जाम्पल है एक ऑर्गेनाइजर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 125 क्वेश्चंस अभी तक क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज बहुत जल्दी लेके आएंगे। साथ ही जो हमारा सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज जो चल रहा है आपकी इस चैनल के माध्यम से, वो भी मैं कंटिन्यू करूंगी। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहें, और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। और इससे क्या होता है, हमें एफर्ट्स मिलते हैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का। लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस इतना। ये क्या, एक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इससे बस हमें क्या एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स कर पाए। तो ऐसे ही प्यार देते रहें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।